So hello everyone, this is Abhishek Gupta and you are watching Abhishek Academics, and today in this video I am going to explain a poem for the students of class 10th from their English textbook First Flight. The name of the poem that I am going to cover today is Animals. This is your poem number 7, written and composed by Walt Whitman. So in this video I'll read the poem and explain it to you. I'll discuss about the difficult word meanings and the literary devices that have been used in this poem. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। So Walt Whitman is a major figure in early American poetry. He broke the tradition of rhymed and metrical poetry and became famous for writing a revolutionary new kind of poetry which was in free verse. And ये हमारी जो poem है Animals, this is also taken from his work Song of Myself in Leaves of Grass. So in this poem, Walt Whitman has shown the comparison between human beings and animals. इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने क्या किया है, एक कंपैरिजन करके दिखाया है हम लोगों को बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. He has pointed out the evils present inside the human brain which he thinks animal don't have. तो वॉल्ट विटमैन ने हमें इस कंपैरिजन में उन ईविल चीज़ों के बारे में बताया है जो कि आज के टाइम पर ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट हैं, बट वो ये सोचते हैं कि वो जो ईविल चीज़ें हैं, वो जो ख़राब चीज़ें हैं, वो आजकल एनिमल्स में नहीं है. दैट इज़ वाई ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर दैन ह्यूमन बींग्स. सो टू नो मोर अबाउट दिस कंपैरिजन, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम विद आवर फर्स्ट स्टैंजा. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. Here placid means calm or peaceful and self-contained means reserved. So in this stanza, poet says that he wants to live in the world of animals. Poet यहाँ पर क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ उनके वर्ल्ड में रहना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ एनिमल्स के साथ बिताएं. और वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शांत और रिजर्व्ड होते हैं, वो अपने आप में ही रहते हैं हमेशा. वो ह्यूमंस की तरह वर्ल्डली थिंग्स के पीछे ज़िंदगी भर इधर उधर भागते नहीं रहते हैं. और वो इतने ज़्यादा काम होते हैं कि उनके अंदर कोई भी ग्रीड नहीं होती है, ना ही किसी वर्ल्डली थिंग के लिए और ना ही किसी अचीवमेंट के लिए. तो पोएट हमसे यही कहते हैं कि यही कुछ रीजंस हैं कि वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ एनिमल्स के साथ बिताएं, और इन रीजंस के कारण ही वो उन्हें लॉन्ग टाइम तक खड़े होकर देख सकते हैं ताकि वो उनसे कुछ सीख सकें, और इस बात में उन्हें कोई भी बोरियत भी नहीं होती है. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवैक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. Here sweat and wine means cry and complain pitifully. And sins means wrongdoing, जो हमारी गलत चीज़ें हम लोग करते हैं, मतलब पाप. And demented means behaving in a crazy way, or we can say mad. तो इस स्टेंजा में पोइट क्या करते हैं, पोइट हमें एनिमल्स की कुछ क्वालिटीज़ बताते हैं, और यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि वो जिन क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्वालिटीज़ अब ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं रह गई है. तो यहाँ पर वो सबसे पहले क्या कहते हैं, वो हमें बताते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो कभी भी अपनी कंडीशन के बारे में स्वेट एंड वाइन नहीं करते हैं. तो जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी अपनी कंडीशन के बारे में रोते नहीं हैं और कभी भी कंप्लेंट नहीं करते हैं. जैसा कि हम ह्यूमंस के अंदर होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली तो हम लोग शिकायत करने लगते हैं, हमारे पास व्हीकल्स नहीं होते हैं तो हम लोग शिकायत करने लगते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं, सर्दी पड़ती है तो भी हम लोग खुश नहीं रहते, हम लोग उसमें भी शिकायत करते हैं कि बहुत सर्दी है, बाहर नहीं निकल सकते. तो पोएट हमें यही कहते हैं कि एनिमल्स कभी भी अपनी कंडीशन के बारे में कंप्लेंट नहीं करते हैं, जैसी भी कंडीशन हो वो हमेशा खुश रहते हैं. देन वो कहते हैं कि वो कभी भी रातों में जागते नहीं हैं. दे डू नॉट लाई अवैक इन द
डार्क, वो कभी भी रातों में जागते नहीं हैं और रोते नहीं हैं फॉर देयर सिंस, मतलब अपनी रॉन्ग डूइंग्स के लिए, जो काम वो गलत कर देते हैं तो वो उन कामों के लिए रोते नहीं है। अब यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि एनिमल्स तो कोई गलत काम करते ही नहीं है, अनलाइक ह्यूमंस जो हैं वो गलत काम करते हैं और फिर उन गलत कामों के पछतावे के लिए रात रात भर जागते हैं और चिंता करते हैं, रोते रहते हैं। फिर वो कहते हैं एनिमल्स डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग ऑफ देयर ड्यूटी टू गॉड। एनिमल्स जो हैं वो कभी भी अपनी ड्यूटी टू गॉड को परफॉर्म करने के बाद में मुझे उनके बारे में डिस्कस करके परेशान नहीं करते हैं। बट ह्यूमंस के अंदर ये आदत होती है, उन्होंने ज़रा सा भी अगर दान कर दिया, कोई ड्यूटी परफॉर्म कर दी रिलेटेड टू गॉड, मतलब पूजा पाठ अगर वो ज़्यादा कर रहे हैं, वो दान ज़्यादा दे रहे हैं, चैरिटी ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो चार लोगों में खड़े होके गाते रहेंगे उस बारे में कि तुमको पता है आज मैंने इतनी चैरिटी कर दी है। तो वो यही कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर ये आदत नहीं होती है, वो कभी भी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के बाद में उसके बारे में डिस्कस करके मुझे परेशान नहीं करते हैं। फिर वो हमें बताते हैं कि कोई भी एनिमल अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड नहीं है, बट हम ह्यूमंस जो होते हैं वो लोग अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड होते हैं। अगर हम लोग गरीब परिवार में हैं तो हम लोग इसलिए डिससेटिस्फाइड हैं कि हम पे पैसा नहीं है। जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग इसलिए डिससेटिस्फाइड हैं कि उनकी बॉडी ठीक नहीं है, वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से अब वो कहते हैं कि कोई भी एनिमल जो है वो अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड नहीं है। एंड देन वो कहते हैं कि कोई भी एनिमल जो है वो अपनी चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों को वो ओन करता है उनके लिए क्रेजी वे में बिहेव नहीं करता। बट हम ह्यूमंस के अंदर ये आदत होती है कि हम अपनी चीज़ों के लिए, जिनको हम ओन करते हैं उनके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेजी वे में बिहेव करने लगते हैं। लाइक हमारी कोई चीज़ अगर कोई दूसरा यूज़ कर ले तो हम लोग उस पर तुरंत नाराज़ हो जाते हैं। तो पोएट यहाँ कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर ये आदत नहीं होती है, और यही वो कुछ चीज़ें भी हैं, कुछ उनके अंदर की क्वालिटीज़ हैं जिनके कारण पोएट ने ये पॉइंट रखा है कि वो वर्ल्ड फुल ऑफ एनिमल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वर्ल्ड फुल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स से। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possessions. Now here kneels means बो डाउन, इस तरीके से नील डाउन होके, यानी बो डाउन होके बैठना। जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो हम कहते हैं ही इज नीलिंग। टोकन्स मीन्स हेयर द क्वालिटीज, एविंस मीन्स टू शो और टू रिवील, एंड पोसेशन मीन्स ओनरशिप ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर पोएट हमसे कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी दूसरों के आगे नील डाउन नहीं होते, मतलब वो किसी के आगे कभी भी झुकते नहीं हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। इवन फॉर देयर एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर्स के लिए भी वो ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं कि ना तो एनिमल्स कभी किसी के आगे झुके हैं और ना ही हज़ारों साल पहले जो उनके एंसेस्टर्स हुए वो भी किसी के आगे झुके। तो यहाँ पर पोइट हमसे कहते हैं कि एनिमल्स कभी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, यहाँ तक कि वो अपने एंसेस्टर्स के सामने भी नहीं झुकते हैं। वो अपनी लाइफ मस्ती में काटते हैं, वो कभी किसी की गुलामी अपनी इच्छा से नहीं करते। वो अलग बात है कि आज के टाइम पे ह्यूमंस को दूसरों को गुलाम बनाने में मज़ा आने लगा है। वो एनिमल्स को पकड़ के उनको केज में बंद कर लेते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं। और आज से अगर कुछ टाइम पहले की हम लोग बात करें तब तो कुछ ह्यूमंस दूसरे ह्यूमंस को पकड़कर उनसे भी गुलामी करवाया करते थे। तो पोएट हमें क्या कहते हैं कि एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है, वो कभी भी किसी के आगे नील डाउन नहीं होते हैं, यहाँ तक कि वो अपने पूर्वजों के आगे भी ऐसा नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि पूरी अर्थ पर कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि रिस्पेक्टेबल हो, और ना ही कोई एनिमल ऐसा है जो कि अनहैप्पी हो। उनको अर्थ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती। हम लोग एनिमल्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी हम दूसरे ह्यूमंस को देते हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो अनहैप्पी नहीं हैं। बट जस्ट इसके अपोजिट अगर कोई ह्यूमन बीइंग है और उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो आपसे कैसा हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। फिर वो आपसे खुश नहीं रहेगा और वो अपना एंगर वगैरह आपके ऊपर निकालेगा। Further, the poet says that animals are more honest in showing their relations with other animals. Animals जो हैं वो अपने relations को दिखाने में human beings से ज़्यादा honest हैं। Here he wants to say that animals use other animals as their food
एंड दे नेवर ट्राई टू हाइड दिस। वो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये कि एनिमल्स जो हैं वो ऑनेस्टली अपने रिलेशंस दिखाते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एक लॉइन है, लॉइन डियर को खाता है, लेकिन वो डियर के सामने कभी ये प्रिटेंड नहीं करेगा कि इधर आ जाओ, मैं आज तुमको नहीं खाऊंगा। बट ह्यूमंस के अंदर ये आदत होती है, और पोएट ये कहते हैं कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि वो अपने ट्रू रिलेशंस मुझे दिखाते हैं, वो कभी भी कुछ भी मुझसे हाइड नहीं करते। और वो यहाँ पर ह्यूमंस के लिए भी ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, वो ये शो करते हैं कि वो नाइस एंड फ्रेंडली हैं दूसरों के साथ, बट वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। देन पोइट कहते हैं कि जो उनकी ये क्वालिटीज़ हैं, टोकन्स मीन्स यहाँ पर है क्वालिटीज़, जो कि कभी ह्यूमन बीइंग्स में हुआ करती थी, एनिमल्स उन क्वालिटीज़ को प्रॉपर शो करते हैं कि आज वो क्वालिटीज़ उनके अंदर आ चुकी हैं, वो उन क्वालिटीज़ को अब ओन करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पोएट सेज दैट ही एक्सेप्ट्स द फैक्ट दैट एनिमल्स आर ट्रू टुवर्ड्स शोइंग देयर रिलेशन विद अदर एनिमल्स। एंड वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अपने रिलेशंस को अदर एनिमल्स के प्रति बिल्कुल ट्रूली प्रेजेंट करते हैं, जैसा हम ह्यूमन लोग नहीं कर पाते हैं। और यही उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि आज उन्होंने ओन कर रखी है, और वो उनको शो भी करते हैं, और मैं उन क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। So at last the poet introspects himself and says that from where the animals got those good qualities। यहाँ लास्ट में क्या हुआ है, पोएट बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए हैं इस बात पर कि आखिर ये जो टोकन्स हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं एनिमल्स की, वो उनके अंदर आई कहाँ से हैं। देन ही फर्दर क्वेश्चंस हिमसेल्फ दैट वेयर हिज ओन गुड क्वालिटीज़ आर गॉन। और फिर वो खुद से भी ये पूछते हैं कि उनकी खुद की जो क्वालिटीज़ हैं वो कहाँ चली गई। तो यहाँ पर कहते हैं क्या मैंने ही इन क्वालिटीज़ को कई समय पहले उनको पास कर दिया, या फिर मैंने उन क्वालिटीज़ को कहीं केयरलेसली खो दिया है। देन पोएट हमसे कहते हैं कि द क्वालिटीज़ दैट वर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स इन द पास्ट लाइक इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस आर नाउ सीन इन एनिमल्स। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज़ थी, जैसे कि इनोसेंस थी, काइंडनेस थी, ट्रूथफुलनेस थी, ह्यूमंस के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती थी, बट अब ह्यूमंस के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है। और ये सारी क्वालिटीज़ किसको पास हो गई हैं, एनिमल्स को पास हो गई हैं। तो वो इसी बात पर बहुत ज़्यादा वंडर करते हैं कि आखिर ये क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास गई कैसे, क्या ह्यूमन ने ही उनको ये क्वालिटी दी हैं, या फिर उन्होंने खुद अपनी इन क्वालिटीज़ को कहीं केयरलेसली ड्रॉप कर दिया है और अपने जीवन में आगे बढ़ गया है। So in the end, let's sum up the poem once again. In the poem Animals, the poet had described his will to become an animal because he thinks animals are far better than human beings. वो ये सोचता है कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हैं ह्यूमन बींग्स से, तो वो एनिमल बनना चाहता है। ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ जेलसी अगेंस्ट ईच अदर, बट एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेंट। एनिमल जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके पास जो कुछ भी है वो उसी में खुश रहते हैं। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं अपनी मिजरीज़ के लिए, अपनी सॉरोज़ के लिए। बट ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बीइंग कंप्लेंड अबाउट देयर मिजरीज़ एंड कंडीशंस। दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल स्टे रेस्टलेस बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग। फिर वो हमको क्या बताते हैं, वो हमें रिच पीपल्स के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं अपनी रॉन्ग डूइंग्स के बारे में, और रात को उठ कर अपनी रॉन्ग डूइंग्स के बारे में पछतावा करते हैं और रात रात भर जाग कर रोते हैं, बिकॉज उनकी जो रॉन्ग डूइंग्स हैं वो रन कर रही हैं बिहाइंड उनकी लग्जरियस लाइफ के। उन्होंने जो लग्जरियस लाइफ चुनी है, वो जिस लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं, उनकी उस लग्जरियस लाइफ के पीछे क्या है, उनकी रॉन्ग डूइंग्स हैं जिसका वो पछतावा करते हैं। वेयर एज एनिमल्स आर ऑनेस्ट अबाउट देयर रिलेशंस एंड डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू अ पर्टिकुलर क्लास। They live a life which is full of honesty and less of greed and jealousy। तो इस तरीके से पोएट हमें बताते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपने थॉट के लिए कितने ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हैं। वो जैसे हैं अपने आप को वैसा ही शो कराते हैं, बट इसके अपोजिट जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी असलियत छुपाते हैं। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइस एंड फ्रेंडली रहते हैं, बट वो होते बिल्कुल इसके अपोजिट हैं।
So now let's talk about the literary devices that have been used in this poem. First of all, we will discuss about rhyme scheme. So there is no rhyme scheme followed in the poem. The poem is written in a free verse. ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है और इसमें किसी भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वॉल्ट विटमैन जो हैं वो अपनी इसी रेवोल्यूशनरी राइटिंग की वजह से फेमस हुए थे, जो कि थी फ्री वर्स। So now let's talk about some other literary devices that have been used in this poem. Let's move to our stanza number first. In stanza number first जो यहाँ पर पहला literary device use हुआ है that is assonance. और assonance होता क्या है? Assonance is the repetition of a vowel sound. तो यहाँ पर I sound in I think I could turn and live with animals, यहाँ पर I sound जो है बहुत ज़्यादा prominent हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर assonance literary device का यूज़ हुआ है। जो नेक्स्ट लिटरली डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुआ है दैट इज़ एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? टू कंसेक्यूटिव लाइंस की स्टार्टिंग जब एक सेम वर्ड से होती है तो हम कहते हैं वहाँ पर एनाफोरा है। तो यहाँ पर आई थिंक आई कुड एंड आई स्टैंड एंड लुक, यहाँ पर ये जो दो कंसेक्यूटिव लाइन्स हैं इन दोनों की स्टार्टिंग किससे हुई है? आई वर्ड से हुई है। सो हेयर इज़ एनाफोरा। लास्ट लिटरली डिवाइस जो इस स्टैंजा में यूज़ हुआ है दैट इज़ रिपीटेशन। और रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेटिव यूज़ ऑफ अ वर्ड। यहाँ पर लॉन्ग वर्ड का यूज़ दो बार किया गया है, लॉन्ग एंड लॉन्ग में। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। इस स्टैंजा में जो फर्स्ट लिटरली डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एनाफोरा। आप लोग जानते ही हैं एनाफोरा क्या होता है। लाइंस, तो यहाँ पर तीनों लाइंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? दे डू नॉट एंड दे डू नॉट से। तो यहाँ पर एनाफोरा का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट लिटरली डिवाइस जो इस स्टैंजा में यूज़ हुआ है दैट इज़ मेटाफर। मेटाफर इज़ अ कंपेरिजन मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. So sweat and wine refer to the cries and complaint of human beings. So we can say that sweat and wine falls under the use of metaphor. Next literally device जो यहाँ पर use हुआ है that is alliteration. Alliteration is the repetitive use of consonant sound. तो make me यहाँ पर m sound का repetition हुआ है, so we can say that यहाँ पर alliteration का use किया गया है। लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में भी जो फर्स्ट लिटरली डिवाइस यूज़ हुआ है वो हुआ है एनाफोरा। और एनाफोरा का यूज़ हुआ है नॉट वन एंड नॉट वन वर्ड से। सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टैंजा। इस स्टैंजा में जो फर्स्ट लिटरली डिवाइस यूज़ हुआ है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हुआ है टोकन वर्ड के लिए, बिकॉज टोकन रेफर्स टू द इनर क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स हेयर। यहाँ पर टोकन किस चीज़ को रेफर कर रहा है? ह्यूमन बींग्स की इनर क्वालिटीज़ को। मतलब टोकन्स का जो कंपैरिजन है वो कर दिया गया है इनर क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स से। एंड नेक्स्ट लिटरली डिवाइस जो हमारे लास्ट स्टैंजा में यूज़ हुआ है दैट इज़ एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन तो आपको पता ही है क्या होता है? रिपीटेटिव यूज़ ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर वंडर वेयर में वह साउंड को रिपीट होते हुए हम देख सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर यूज़ हुआ है एलिट्रेशन का। So I hope you have understood the poem. If the video was helpful, please do like the video, and to watch more videos like this, please do subscribe our channel Abhishek Academics and share it with your family and friends. Thank you.